बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ये व्लॉग रूटीन के व्लॉग से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा हट के है। अगरचे इसमें भी बेरहम सियासत का काफ़ी अमल दखल मौजूद है। कच्चे के डाकुओं और सियासतदानों या सियासी शख्सियात और वडेरों का एक ज़माने से एक लिंक मौजूद है। और आज जो हम सुन रहे हैं कि जी पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और पुलिस एहलकारों पर जुल्म ढा दिया, या आज जो हम सुन रहे हैं इसकी तारीख़ ज़रा पुरानी है। ये आज हमारे दिलों पे ज़रा असर हो रहा है कि देखें कितने जवान थे, और उनकी भी एक वीडियो आ गई है इसलिए हमें असर हो रहा है। यानी बेशुमार पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें इससे पहले भी दी हैं, लेकिन आज हमें ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि हमने उनकी वीडियो देख ली है कि मरने से पहले उनकी एक वीडियो आ गई थी जिसमें वो ख़ुद अपनी मौत की पेशगोई कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ तो मरना यकीनी है, और फिर भी इसके बावजूद उनको मौत की वादी में धकेल दिया गया। क्यों? किसने धकेला? क्यों धकेला? क्या मकासद थे? और ये जो कच्चे के डाकू हैं, हम आए रोज़ सुनते रहते हैं कि यहाँ पर आम शहरियों को अगवा करके ले जाया गया, आम लोगों को चलते हुए उठा लेते हैं और कच्चे के इलाके में ले जाते हैं और फिर पैसे मंगवाते हैं। ये भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर इश्तहार, सस्ती गाड़ी का कोई इश्तहार छपा। एक आम आदमी को लगा कि यार ये कैरी डब्बा सस्ता मिल रहा है, ज़रा यहाँ से जाके ले लेना चाहिए। वो पैसे लेकर गया वो डब्बा ख़रीदने के लिए, तो उसको वहीं से अगवा कर लिया गया, कच्चे के इलाके में ले जाया गया। वो पैसे भी छीन लिए गए और पैसे भी मंगवाए गए। और हमने देखा कि लोगों की वीडियोस फिर आती हैं जिसमें लोग जो हैं वो बेचारे अपनी आहोजारी करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी फैमिली से दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि मुझे बचा लो। अभी एक पुलिस एहलकार की वीडियो बहुत वायरल थी जो अपने महकमे से दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे बचा लो। ये सब क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, और एक ज़माने से ये क्यों बेकाबू हैं? हुकूमत का इन पर कंट्रोल क्यों नहीं है, रिट क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे पहलू हैं, तारीख़ी पस मंज़र है। आज मैं ज़रा इसी पर रोशनी डालता हूँ, फिर आपको ज़रा मैं बताता हूँ कि ये पुलिस एहलकारों की जान क्यों ली गई है और कौन इसका ज़िम्मेदार कौन बनता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिसको हम कच्चे का इलाका कहते हैं आज, वो कच्चे का इलाका दरअसल एक आइलैंड की तरह है, यानी चारों तरफ से दरिया में घिरा हुआ इलाका, जहाँ पर जाने के लिए आपको कश्तियों ही की ज़रूरत होती है। और जहाँ से दरिया शुरू होता है, कच्चे के इलाके के करीब का दरिया, उसको माना जाता है कि यहाँ से पुलिस की हुदूद ख़त्म हो गई है और यहाँ से स्टेट की रिट ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर डाकू फ़र्ज़ कीजिए भाग रहे हैं और पीछे पुलिस भाग रही है, तो जैसे ही डाकू अपनी कश्ती में सवार होकर दरिया में चले जाएंगे तो पुलिस वहाँ से लौट आएगी, क्योंकि वहाँ से आगे फिर पुलिस का असर रसूख ख़त्म हो जाता है। एक ज़माने में ये कच्चे का इलाका नहीं था। अब यानी जैसे अब ये हमें लगता है कि दरिया के बीच का इलाका कच्चे का इलाका है, एक ज़माने में सिर्फ दरिया हुआ करता था और ये सिर्फ दरिया बहता था और दरिया के अतराफ में दाएं बाएं आबादियाँ और शहर आबाद थे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी, यानी एक पुराना तस्वुर ये है कि देहातों में वो देहात या शहरों में वो शहर ज़्यादा खुशहाल होते हैं जो दरिया के किनारे पर आबाद होते हैं। यानी वो आबादियाँ जो दरिया के किनारे पर रहती हैं उनको खुशहाल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें अच्छी होती हैं, ज़रूरी ज़मीन होती है, पानी की फरावानी होती है, जानवर अच्छे पलते हैं, जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम अच्छा होता है, तो वहाँ माना जाता है कि ये लोग खुशहाल लोग हैं। और इसके मुकाबले में ऐसे लोग जो चटियल पहाड़ों पर बसते हैं, जहाँ पर पानी की किल्लत है, या सहराओं में बसते हैं, वो लोग बदहाल माने जाते हैं। तो ये एक ज़माने से, सदियों से ये कल्चर रहा है कि जो इस तरह के खुश्क इलाकों में बसने वाले लोग हैं वो फिर यहाँ पर आकर दरिया के किनारे पर आबाद जो आबादियाँ हैं उन पर आकर हमलावर होते थे, उनके मवेशी लूट लेते थे, उन्हें लूट कर ले जाते थे। अच्छा, अब ये जो इलाका है कच्चे का, सिंध और पंजाब की सरहद पर वाक़े, इससे कुछ फासले पर जो बलूचिस्तान और सिंध का जो एक बॉर्डर है, उसको हम कहते हैं काछू, ये काछू का इलाका है। ज़्यादातर डाकू वहाँ के आबाद है और सदियों से आबाद है। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है, केथर पहाड़ी सिलसिला है, तो केथर पहाड़ी सिलसिला और यहाँ पर वाक़ काछू का इलाका, और ये काछू का इलाका जो है ये बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। और ये जो काछू का इलाका है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, ना यहाँ पर फसलें होती हैं, ना यहाँ पर पानी की फरावानी है, ना यहाँ पर जानवर रह सकते हैं। तो फिर एक ज़माने से ये कल्चर चला आ रहा है या एक रिवाज चला आ रहा है कि ये जो काछू के रहने वाले थे, ये दरिया पर रहने वाली जो बस्तियां थी उन पर हमलावर होते थे और उनके जानवर छीन कर ले जाते थे, उनका माल छीन कर ले जाते थे, उनके पैसे छीन कर ले जाते थे। और यूं एक सिलसिला जो है वो डाकुओं का, यानी डाकुओं का हमलावर होना एक रूटीन समझी जाती थी एक ज़माने तक, सदियों, यानी आप इसको कह लीजिए कि कई सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो
यानी मैं इसका जो हवाला दे रहा हूँ पुराना, तो कहा जाता है कि जब ईरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फ़तह हुआ था, तो उन्होंने एक अपने साथी की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि ईरान से आगे जाकर चेक करो सूरत हाल क्या है और वहाँ पर हम अपनी फ़ौजों को कहाँ तक भेज सकते हैं। तो फिर इस इलाके का, इस पूरे एरिया का, यानी ईरान के से आप जब समंदर क्रॉस करके बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं तो बलूचिस्तान से लेकर और फिर सिंध तक के सारे इलाके का एक सर्वे किया गया था। उस वक्त जिन साहब की ज़िम्मेदारी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लगाई थी, अमीरुल मोमिनीन ने, तो उन्होंने उनको जो जवाब लिख कर भेजा था, जिन साहब की ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने लिख के भेजा था कि यहाँ का पानी कड़वा है, यहाँ की खजूर बदमज़ा है, यहाँ का चोर दलेर है, अगर फ़ौज ज़्यादा भेजी जाएगी तो भूखी मर जाएगी और अगर कम भेजी जाएगी तो डाकुओं के हाथों मारी जाएगी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इस तरफ इस्लामी फ़ौज जो है वो, जो कि नेचुरली उनकी मूवमेंट अगली बनती थी कि वो इंडिया की तरफ आएँ, वो नहीं हुई थी, बल्कि वो सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए थे। तो उस ज़माने से, यानी कम से कम 1400 साल से तो यहाँ पर एक डाकुओं का जो है वो एक कंट्रोल इस इलाके में रहा है। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है उसकी शक्लें बदलती रही होंगी, उनकी ताकत कम ज़्यादा होती रही होगी, उनके इलाके कुछ आगे पीछे होते रहे होंगे, लेकिन रीजन यही है जहाँ पर डाकुओं का नस्ल दर नस्ल सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा, अब ये मैं आपको पस मंज़र क्यों बता रहा हूँ, आपको हो सकता है बोरिंग लगे ये बात, लेकिन मैं पस मंज़र बता रहा हूँ, उसकी वजह है वो आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ये हमलावर होते थे, जानवर चुरा लिए, भैंस चुरा के ले गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लगा कि अब भैंस ले जाते थे तो वहाँ पर चूँकि भैंस के लिए चारा नहीं था तो जानवर बाज़ औक़ात मर जाते थे और उनके लिए, उसके लिए प्रॉपर खुराक का इंतज़ाम नहीं था, फिर उसको देखभाल बहुत करना पड़ती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्चर ये डेवलप होने लगा कि यहाँ से फिर जानवर उठाने के बजाय बंदा उठा के ले जाओ और उसके पैसे मांग लो। जिस ज़माने में जानवर भी उठाए जाते थे, वहाँ इस सिंध में एक कल्चर हुआ करता था जिसको कहते थे पथारीदार। जो सिंध के लोग हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे, आज भी पथारीदार का कॉन्सेप्ट मौजूद है। पथारीदार उसको कहते हैं जो फिर आपकी निगोशिएशंस करवाता है, डील करवाता है। वो एक ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में समझा जाता है कि ये इस इलाके का बड़ा है, ये इस इलाके का जो है वो तगड़ा है। होता क्या था कि उसके इन डाकुओं के साथ ताल्लुकात होते थे। वो कहता था ठीक है, तुम्हारे जानवर वापस आ जाएंगे, तुम इतने पैसे तुम्हें अदा करने पड़ेंगे, ठीक है, तुम्हारा जो बंदा है वो वापस आ जाएगा, मगर उसके पैसे तुम्हें अदा करने पड़ेंगे। तो वो जो पथारीदार था उसका ये रोल हुआ करता था और जाहिर है वो अपना हिस्सा बीच में वसूल करता था। आहिस्ता आहिस्ता जो पथारीदार का कॉन्सेप्ट है ये पहले यानी पाकिस्तान बनने के बाद ये जो सिंध पुलिस है उसने संभाल लिया। उसने कहा कि जी ये जो पथारीदार है उसने जो डील करवानी है तो डील हम करवा के देते हैं। तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई और पुलिस और डाकुओं का एक नेक्सस डेवलप हुआ जिसकी एक तफसीली एक हिस्ट्री है, एक लंबी तारीख है। तो क्या हुआ कि जो पथारीदार का रूप है वो पुलिस वालों ने धार लिया और पुलिस वालों ने कहा कि हम आपकी डील करवाते हैं। अब यूं डाकुओं को पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हो गया और पुलिस जो है उसका माल बनना शुरू हो गया। बंदा उठाया जाता था, लोग पथारीदार के पास आते थे, पथारीदार उनके से पैसे लेकर उनको देता था और उनका बंदा वापस कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर एंट्री हुई वडेरे की। वडेरे ने सोचा कि पुलिस तो मेरे कब्ज़े में है तो फिर पथारीदार का रोल तो मेरा होना चाहिए। तो फिर वडेरे की जो एंट्री हुई वो आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और वडेरे ही ने पथारीदार का रूप धार लिया। यानी वडेरा और कच्चे के डाकू, इनका एक नेक्सस मौजूद है। सिंध में रहने वाले मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो ये पथारीदार का तस्वुर जो है यहाँ पर आया, उसने अपनी शक्लें बदली। पहले वो कोई एक असर रसूख रखने वाला शख्स हुआ करता था, मिडल मैन, फिर वो पुलिस के पास किरदार आया, फिर वडेरे के पास आ गया। अच्छा, अयूब खान के दौर में, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कच्चे का इलाका, ये पहले कच्चे का इलाका नहीं होता था, ये सिर्फ दरियाई इलाका था। और दरिया का जो इलाका था इसमें जो है वो दरिया बस बहता था और आबादियाँ दोनों तरफ आबाद थी। लेकिन सैलाब बहुत आते थे जब दरिया, बारिशें ज़्यादा हुई, क्योंकि वहाँ पर एक सिलसिला कोहे सुलेमान का भी है, बारिशें ज़्यादा होती हैं। आज भी राजनपुर में सैलाब आया हुआ है, वहीं से सैलाब आया, बारिशें ज़्यादा हुई हैं। तो हुआ ये कि जब सैलाब यहाँ पर आते थे तो अयूब खान के दौर में, गालिबन उन्हीं के दौर में हुआ कि फ़्लड प्रोटेक्शन बंद बनाए गए। जब फ्लड प्रोटेक्शन बंद बना दिए गए तो बंद बनाने से क्या हुआ कि दरिया कंटेन हो गया और दरमियान का जो एरिया है उसने एक आइलैंड का रूप धार लिया, जिसको आज हम कच्चे के इलाके से याद करते हैं कि ये कच्चे का इलाका है। तो अब इसकी जो जोग्राफिया है वो कुछ इस तरह का है कि
यहाँ पर बबूल के बहुत दरख्त हैं और इस तरह का घना जंगल है कि यहाँ पर किसी शख्स को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। और एक झाड़ी नुमा या काने की तरह की एक बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ होती हैं और वो इस तरह से फैली होती हैं जिसको सरूट कहते हैं। तो इसके का वहाँ पर वो बहुत घने जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। यानी अगर कोई शख्स वहाँ जाकर छुप जाता है तो उसको तभी तलाश, यानी वो तभी मिल सकता है कि कोई चलता चलता उसके पाँव से टकरा जाए तो वो मिल सकता है। उसको सर्च नहीं किया जा सकता ऊपर से लाइट फेंक के हेलीकॉप्टर के ज़रिए, उसको देखा नहीं जा सकता। उसका कैमोफ्लैज, उसका दिफाई निज़ाम कुदरती तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए वो वहाँ पर कैमोफ्लैज होकर रहते हैं। और फिर दरिया जो है वो उनके लिए एक दिफा का काम करता है। ये जो सरूट हैं ये उनके लिए दिफा का काम करते हैं, बबूल के दरख्त हैं उनके लिए दिफा का काम करते हैं। अंदर उन्होंने अपनी आबादियाँ बना ली हुई हैं और पूरा अपना एक निज़ाम कायम कर लिया हुआ है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इलाका बन गया है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर शक्लें बदल के कम से कम यानी 1000 साल से ज़्यादा अरसे से ये लोग यहाँ से, या 1400 साल से तो कम से कम ऐसा लगता है इसकी हिस्ट्री देख के कि ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये डाकू आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं। एक तो मैंने जैसा कि कहा कि नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और वो डाकू हैं। लेकिन सारे वो नहीं हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी, यानी जिसकी वजह बनी, ये कुछ लोग तो हैं गुर्बत के हाथों तंग आके, पसमानदगी के हाथों तंग आके हिस्से में चले गए। यानी पहले चोरी चकारी करते थे, छोटे मोटे डाके मारते थे, फिर पता लगा कि अगर आप कच्चे के डाकुओं से मिल जाएंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे, आपको सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी आपकी, आप महफूज भी रहेंगे, माल भी अच्छा बनाएंगे और आपका निज़ाम भी ठीक चलता रहेगा। तो फिर वो उसमें शामिल हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत या वडेरों के नारवा सलूक से आकर भी दाखिल हुए। इस सिलसिले में एक शख्स हुआ करता था, परो चांडियो उसका नाम था। ये लेट 80s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, या मिड 80s आप कह लीजिए। तो 80s में एक बंदा था परो चांडियो, ये बड़ा मशहूर डाकू हुआ कच्चे के इलाके का। हुआ क्या कि परो चांडियो एक आम शहरी था, सिंध का गरीब आदमी था। उस इलाके के वडेरे ने उसको कहा, और बहुत ही यानी जो एक कल्चर रहा है अफसोसनाक, उसने उससे मुतालबा किया कि अपने बहन को मेरे पास भेजो। यानी उसका उस पर दिल आ गया या उसकी बहन पर नज़र थी। उस परो चांडियों ने क्या गुस्ताखी की कि उसने उस अपनी बहन का रिश्ता को दूर पार करके उसको रुखसत कर दिया और वहाँ से उसको भेज दिया, और वडेरे की बात नहीं मानी। उस वडेरे ने इस परो चांडियों को बुलाया और बुला के उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। वो शख्स वहाँ से जब निकला और गया और फिर वो डाकुओं के साथ मिल गया, और फिर ये इस बड़ा नामवर डाकू बन गया परो चांडियो। इसको फिर 80s में ऑपरेशन करके, यहाँ वहाँ एक DSP हुआ करता था अली गौहर के नाम का, उसने इस पर अपनी पूरी फील्डिंग सेट की, अपने कुछ बंदे इसके ग्रुप में शामिल कराए, शामिल करा के पूरा एक जासूसी का वहाँ उसके लिए निज़ाम कायम किया। और फिर उसको जब उसकी मुखबरी हुई कि फ़लाँ इलाके से गुज़र रहा है, जब कच्चे से बाहर आया हुआ था कि फ़लाँ इलाके से जा रहा है, तो उसके लिए फिर घात लगा के उस पर हमला किया और उसको मार दिया गया। तो परो चांडियो इस तरह से मारा गया था। लेकिन चूँकि वो वडेरे के यानी इलाके में कहानी मशहूर थी और जानते थे लोग कि वो वडेरे के इस नारवा सलूक की वजह से डाकू बना है, तो लोगों की हमदर्दी उससे इस कदर थी कि जब वो मारा गया परो चांडियो, तो उसके जनाजे पर, उसकी मैयत पर 45,000 अजरकें रखी गई थी। 45,000 अजरकें, जो कि एक रिस्पेक्ट की अलामत थी। सिंध के लोगों ने उससे रिस्पेक्ट देने के लिए उसे ये किया। तो इस तरह की मिसालें भी जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलती हैं कि लोग इस तरह से भी जाकर डाकुओं का हिस्सा बनते रहे हैं। अच्छा, अब उस ज़माने में ये 80s की बात है कि इस पर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बहुत बड़ा कच्चे के इलाके में। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हुआ। उस ज़माने में जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उन्होंने इस पर तजवीज़ ये दी सरकार को, कहा कि ये जो इलाका है यानी डाकुओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता, या इस तरह से इनको जो है वो इनकी जड़ें ख़त्म नहीं की जा सकती, तो इसको कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। तो बेहतर है कि ये जितनी सारी जगह है जो सरकार, आज भी सरकार की मिल्कियत है, यानी कच्चे का इलाका पूरा सरकार की मिल्कियत है, तो ये तजवीज़ आई हुकूमत के सामने कि ये इलाके की जो ज़मीनें हैं ये इन लोगों को बांट दी जाएँ, इसको पूरे को ख़त्म किया जाए। ये जो बबूल के दरख्त और पूरा जंगल आबाद है, इस जंगल को मलिया मेट कर दिया जाए। मलिया मेट करने के बाद इस ज़मीन को ज़रई ज़मीन बना दिया जाए, जो कि ऑलरेडी है। और ये ज़रई ज़मीनें इन जो डाकू हैं इनको 25 एकड़, 20 एकड़, 40 एकड़ जितनी भी बनती है इनके हिस्से में आती है, इनको जो है वो दे दी जाए और इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए,
जब ज़ाहिर है इनका निज़ाम चलने लगेगा, काश्तकारी करने लगेंगे और इनको मुयस्सर हो जाएगा, इनकी आमदन होने लगेगी, तो ये डाकू ज़नी छोड़ देंगे। ये तजवीज़ आई, लेकिन इस तजवीज़ पर आप डिबेट कर सकते हैं ये अच्छी तजवीज़ है या बुरी तजवीज़ है। कुछ लोगों के ख्याल में अच्छी थी, कुछ लोगों के ख्याल में बुरी थी। लेकिन उस ज़माने में सिंध का एक वज़ीर हुआ करता था अब्दुल गफ़ूर भुरगरी। तो अब्दुल गफ़ूर भुरगरी ने इसको एक पूरे मुहिम के तौर पर चलाया, इसकी शदीद मुखालफत की तजवीज़ की और इसको सिंध हुकूमत पर असर और रसूख डालकर ऐसा नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर डाकू आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर मजबूत होते चले गए। और आज भी कहा जाता है कि यानी जो मैं शुरू में नेक्सस की बात कर रहा था कि वडेरों की नेक्सस हैं, वडेरों ने इन इलाकों में अपनी शिकार गाहें बना रखी हैं और डाकुओं को यहाँ से प्रोटेक्शन मिलती है और इनको डाकुओं से प्रोटेक्शन मिलती है और एक कारोबारी निज़ाम जो है वो इनका इकट्ठा चल रहा है। तो यूँ आज भी जो वडेरे हैं, वहाँ का वडेरा वो किसी न किसी शक्ल में इनके साथ मिलकर काम करता है। अच्छा, एक अब कुछ लोगों का ख्याल है जो इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो समझते हैं कि अब इन डाकुओं को के पीछे जो है वो फ़ॉरेन जो पावर है वो भी मौजूद है। इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज़ हो सकती हैं और उसका मकसद ये है कि इनको इतना एम्पावर किया जाए कि ये स्टेट की रेट को चैलेंज करें और स्टेट के रेट को चैलेंज करते हुए ये यहाँ पर जो है वो अफरा तफरी फैलाएँ, बदअमनी फैलाएँ, कत्ल व गारतगरी करें, लूट मार करें और सुकून का माहौल ना रहने दें। जो जिस कदर उनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं, रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं, यानी जहाज़ को है, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की सलाहियत वो रखते हैं। तो इतना जो उनके पास सामान मौजूद है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि इन्होंने ख़ुद बनाया हो। ज़ाहिर है कोई ना कोई पावर इनको बलूचिस्तान में वो देती है और वहाँ से फिर ये कच्चे के इलाके में लेकर आते हैं। तो ये एक इतला ये भी मौजूद है कि इनको एक अब जो है वो आशीर्वाद भी हासिल है। अब ये सारा बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है कि ये 8, 10, 12 लोगों के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ कर ऑपरेशन करें। 2016 में गालिबन मैं भी उस वक्त छोटू गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था और छोटू जो है रफ़ीक गालिबन उसका नाम था, वो पकड़ा गया था। फ़ौज ने एक ऑपरेशन किया था और उसको पकड़ लिया था और पकड़ के फिर गिरफ़्तार कर लिया। मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या हुआ, चेक करना पड़ेगा वैसे। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये कहा गया कि कच्चे का इलाका क्लियर कर दिया गया। मुझे याद है मैं उस वक्त हम चूँकि वो वहाँ पे 144 नाफिज़ थी, कर्फ्यू नाफिज़ था, आप जा नहीं सकते थे, लेकिन हम मकामी लोगों की मदद से रात गए, कुछ जगहों से क्रॉलिंग करते हुए करके दरिया के बिल्कुल उस किनारे पर पहुंच गए थे जहां पर ऑपरेशन चल रहा था रात को, और हमने उसको रात को एक किनारे पर बैठ के उसको फुटेज बनाई थी, उसको कवर किया था। और उस वक्त ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि शायद ये इलाका क्लियर हो गया है, जबकि वो क्लियर नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि कौम से उस वक्त गलत बयानी की गई थी। वो पूरा इलाका का जगह क्लियर नहीं हुआ था, बस कुछ जगह मसमार कर दी गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, कुछ लोग मार दिए गए थे, लेकिन इलाका क्लियर नहीं हुआ था। इलाका क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरा बेरहमी के साथ उसको ख़त्म करें और उसके बाद फिर उसको सरकार उसको अपनी तहवील में ले और उसका जो भी करना है वहाँ पर करें। लेकिन ये शायद ऐसा लगता है कि विल भी नहीं है ये करने की। तो अब ये जो चंद लोगों को भेजा गया है कि वहाँ पर कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए, ये हो नहीं सकता कि भेजने वाले अफसर को पता ना हो कि इनके साथ क्या सलूक होगा। ये हो नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो कि वहाँ पर उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं, जासूसी का क्या निज़ाम मौजूद है, अटैक करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हो नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो अफसर को जिसने भेजा था। तो जानबूझ के इन लोगों को मौत की वादी में धकेला गया ताकि अपने नंबर बनाए जा सकें, बताया जा सके कि जी हम यहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इस तरह का ऑपरेशन जिसमें 10, 15, 12 बंदे भेजकर आप उन लोगों को मरवा दें, कीमती जानों से खेलें, ये मैं समझता हूँ कि जिस भी अफसर ने यहाँ पर इनके हवाले से भेजा गया होगा, उन्होंने चूँकि एक सुसाइडल मिशन पे भेजा जिसका कोई मतलब नहीं था। ये 10-12 लोग कुछ कर नहीं सकते थे, बग़ैर प्लानिंग, बग़ैर हिकमत अमली के भेजा। मेरा ख़्याल है कि ऐसे अफसर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे आईजी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ऐसे अफसरों के ख़िलाफ़ बाज़ पुरस नहीं की है। तो ये जो पूरा बात लंबी हो गई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे इतनी लंबी बात हो जाए, लेकिन मैंने एक रूटीन से हट के इसलिए किया कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि मैंने कुछ चीज़ें तो आपको नहीं बताई होंगी। तो एक ऐसा, इसके लिए एक बहुत बड़ा, जैसे हम ज़रबे अज़्ब प्लान करते हैं, जैसे स्वाद पूरा खाली कर दिया गया था, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा, वरना आम शहरियों की ज़िंदगियां रिस्क पे रहेंगी और ये डाकू रोज़ाना लोगों को चैलेंज करेंगे
और रोज़ाना लोगों को जो है वो यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और फिर वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सदियों पहले से तो वो यहाँ पर अपना निज़ाम चला रहे थे, लेकिन आज ये सोफिस्टिकेटेड दुनिया है, आज ये जदीद हथियारों वाली दुनिया है। आज स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनाई जा सकती। पहले तो चलें चल रहा होगा किसी तरह से ये, लेकिन आज ये मुमकिन नहीं है कि ये आर्मी को चैलेंज कर दें, ये पुलिस को चैलेंज कर दें या आपकी स्टेट को चैलेंज कर दें। इसके लिए कुछ संजीदा बुनियादों पर सोचना होगा। ऐसी घटिया हरकतें कि जिसमें आप अपनी शोहरत के लिए या अपने मुफाद के लिए चंद पुलिस एहलकारों को भेजकर उनकी ज़िंदगियों को रिस्क में डालें और फिर उन्हें कुर्बान कर दें, ये मैं समझता हूँ कि एक जुर्म से कम नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।